ये एक गैल्वेनोमीटर है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये डिवाइस स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। क्योंकि इसमें एक कॉइल होता है जो मूव करता है, इसीलिए इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पड़ा है। इस वीडियो में हम इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को समझेंगे, साथ ही कुछ कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन भी करेंगे। जनरली एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ये सारे पार्ट्स होते हैं: स्केल, पाइवट सस्पेंशन, स्प्रिंग, कॉइल, फॉर्मर, पॉइंटर, आयरन कोर, मैग्नेट। आइए बेसिक से समझते हैं इसके वर्किंग के बारे में। इसका वर्किंग इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट पे आधारित होता है, जिसके अनुसार जब किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर इसे किसी मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे तो दोनों में इंटरेक्शन होगा। इस इंटरेक्शन की वजह से इस वायर पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का डायरेक्शन जानने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करते हैं। इसके अनुसार लेफ्ट हैंड को ऐसे रखेंगे कि थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपस में परपेंडिकुलर रहे। अगर मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन में है और इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो थंब वायर पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन बताता है। इस फोर्स का स्ट्रेंथ करंट के स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ दोनों पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ इसके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन बदलने से या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने से फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाता है। वायर के जगह पे इस लूप पे ध्यान दीजिए, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई स्मॉल b है, और ये लूप इस मैग्नेट से बने मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है, जिसका इंटेंसिटी कैपिटल B है। तो जब इस लूप में I करंट फ्लो होता है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अनुसार इन दोनों साइड पे फोर्स लगता है। यहाँ पर इन दोनों साइड पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू होगा L इंटू B इंटू I। इन दोनों फोर्स की वजह से इस लूप पे एक टॉर्क लगता है जो इसको घुमाने की कोशिश करता है। आइए इस टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि कॉइल का एरिया वेक्टर और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस कॉइल को ऊपर से देखने पर हम देख पाते हैं कि फोर्स का रोटेशन एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस b/2 sin थीटा है। तो टॉर्क की वैल्यू हम लिख सकते हैं LBI इंटू स्मॉल b/2 sin थीटा। क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली हमें मिलता है टॉर्क इक्वल टू L कैपिटल B I स्मॉल b sin थीटा। यहाँ पर L और स्मॉल b ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको इस कॉइल का एरिया मिलेगा, तो हम उसको उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली हमें मिल जाता है IAB sin थीटा। इतना टॉर्क एक लूप की वजह से बन रहा है। अगर इस कॉइल में टोटल n लूप है तो टोटल टॉर्क NIAB sin थीटा होगा। दोस्तों इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि यहाँ पर टॉर्क करंट के साथ साथ कॉइल के पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है, जो कि अनडिजायरेबल है। हम चाहते हैं कि टॉर्क सिर्फ करंट पे डिपेंड करे, जिसका कारण आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। तो यहाँ पर sin थीटा को इलिमिनेट करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर 2 इंतजाम किया गया है। पहला, मैग्नेट के सरफेस को स्ट्रेट नहीं रख के इसको कर्व कर देते हैं, जिसके लिए जनरली यहाँ पे कॉन्केव आयरन का पीस लगाया जाता है। और दूसरा, एक सिलेंड्रिकल आयरन का कोर लगाया जाता है। इन दोनों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पहले एक दूसरे के पैरेलल में था, अब इस गैप में रेडियली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इस अरेंजमेंट के बाद कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा अब 90 डिग्री हो गया है, चाहे कॉइल किसी भी पोजीशन में रहे। पहले साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही थी क्योंकि थीटा चेंज हो रहा था, लेकिन अब साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1 हो चुका है, जिसके कारण टॉर्क इक्वल टू NIAB, जिसके कारण टॉर्क अब कॉइल के पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जिसके कारण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ है। इसका एक और फायदा है, टॉ इक्वल टू NIAB sin थीटा में अगर हमें मैक्सिमम टॉर्क चाहिए तो हमें साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा, जो कि होता है 1, और ये होता है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो अगेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो पाता है और हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। बीच में रखा ये सिलेंड्रिकल कोर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को काफी स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिसके कारण टॉर्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कॉइल इन 2 पाइवट सस्पेंशन के हेल्प से इस स्पेस में रखा जाता है ताकि ये आसानी से रोटेट कर सके। कॉइल के दोनों साइड 2 स्पाइरल स्प्रिंग लगे होते हैं जो इस पे रिस्टोरिंग टॉर्क लगाते हैं। इस तरह की स्प्रिंग का टॉर्क इसके डिफ्लेक्शन एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू K इंटू फाई, जहाँ पे K इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और फाई न्यूट्रल पोजीशन से इसका डिफ्लेक्शन एंगल है। तो यहाँ पर होता ये है कि जब कॉइल में करंट पास होता है तो इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के कारण कॉइल घूमने लगता है। इसके घूमने के साथ साथ स्प्रिंग भी घूमता है और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ने लगता है। एक एंगल पे आके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और कॉइल
इस एंगल पे आके रुक जाता है। तो इस पोजीशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं k phi इक्वल टू NIAB, क्योंकि दोनों टॉर्क आपस में बराबर हैं। तो इसको रीअरेंज करने पर हमें फाई की वैल्यू मिलती है NAB/K इंटू आई। इस इक्वेशन से आप क्लियरली देख सकते हो कि एंगल फाई यानी कि जहां पर कॉइल आकर रुकेगी वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तभी तो यहाँ पर हम करंट मेजर करने के लिए एक लीनियर स्केल यूज कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो इस इक्वेशन में साइन थीटा भी होता, जिसके कारण फाई नॉन लीनियर हो जाता और स्केल बनाने में काफी डिफिकल्टी होती। यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे कहते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जो होता है d∅/di, यानी कि किसी गिवन करंट के लिए इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है। किसी गिवन करंट के लिए जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलता है d∅/di की वैल्यू NAB/K। तो अगर हमें सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो इसके लिए हम n को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मल्टीपल टर्न वाले कॉइल का यूज किया गया है। एरिया को भी बढ़ा सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। B को मैक्सिमाइज करने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर कोर और आयरन के पीसेस इस्तेमाल किए हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। अब K को घटाने के लिए हमें स्प्रिंग कांस्टेंट घटाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही पतले फ्लैट वायर का स्प्रिंग यूज होता है। ये स्प्रिंग कॉइल तक करंट भी लेकर जाता है। कॉइल से जुड़ा ये पॉइंटर स्केल पर रीडिंग बताता है। तो ये गैल्वेनोमीटर अब बहुत ही स्मॉल करंट मेजर करने के लिए रेडी है, लेकिन अभी इसमें एक और इम्प्रूवमेंट बाकी है। मान लीजिए कि करंट की वजह से पॉइंटर को 10 पे जाके रुकना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, ये ऑसिलेट करेगा और धीरे धीरे 10 पे सेटल होगा। इसका ये ऑसिलेशन कॉइल के मास और स्प्रिंग की वजह से है, जो एक स्प्रिंग मास सिस्टम बनाता है और फाइनल वैल्यू पे ऑसिलेट करते करते सेटल होता है, जिससे रीडिंग लेने में देरी होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कॉइल को एल्यूमिनियम के फॉर्मर पे लपेटा जाता है। ये फॉर्मर भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ऑसिलेशन करते टाइम इसमें एडी करंट बनता है, जिससे सिस्टम की एनर्जी घटती है और ऑसिलेशन जल्द ही खत्म हो जाता है, जिससे रीडिंग लेने में देरी नहीं होती। कुल मिलाकर एल्यूमिनियम फॉर्मर डैम्पिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। गैल्वेनोमीटर अलग अलग तरह का होता है पर बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है। आई होप इस वीडियो के जरिए इसका बेसिक प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।